गेम सीरीज में आज हम हमारा गेम नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। गेम नंबर 8 है हमारा बैडमिंटन। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। सबसे पहले आता है बैडमिंटन गेम कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। तो बैडमिंटन गेम पहली बार इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। और इसको ओरिजिनेट किया था ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स ने। तो जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स इंडिया में थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो बैडमिंटन वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, कुछ ही गेमों की हमने हिस्ट्री करी है, उसमें से एक हिस्ट्री हमारी बैडमिंटन की भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है भाई, बैडमिंटन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बैडमिंटन वॉज अर्लियर नोन एज पूना। इसको पूना के नाम से जाना जाता था या फिर बैटल डॉर भी कहते थे। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग के आपके जो ये पॉइंट्स है हिस्ट्री के, मैं फिर रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट है आपके ये पॉइंट्स। तो इसको बैटल डॉर या फिर पूना कहा जाता था पहले। जो बैडमिंटन के रूल्स थे वो पहली बार 1893 में पब्लिश करे गए थे। और किसने पब्लिश करे थे? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने इसके रूल्स पहली बार पब्लिश करे थे 1893 में। और पहला इंटरनेशनल कंपटीशन जो बैडमिंटन का खेला गया था वो भी इंग्लैंड में ही खेला गया था, जिसको हम ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं, विच वॉज स्टार्टेड इन 1899। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन, इसका नाम और इसका ईयर, क्योंकि आगे चलकर हम ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में पढ़ेंगे। करंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हिस्ट्री के बाद आता है इसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी इसकी है BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। फॉर्म कब हुई थी? तो 1934 में फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन पहले आ रखा है इस कब ये फॉर्म हुई थी BWF। तो 1934 में ये फॉर्म हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? तो इसके हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है अभी वो पॉल एरिक लार्सन है। और जो मेंबर्स हैं इसके BWF के, करंट पे 194 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और इंडिया कब इसका BWF का पार्ट बना था? तो 1936 में। ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन इंडिया बिकम पार्ट ऑफ BWF, तो इंडिया इसका पार्ट बना था 1936 में। नेक्स्ट आता है ये ओलंपिक्स में कब आया था बैडमिंटन पहली बार। तो मेन और वुमेन दोनों के लिए ही बैडमिंटन 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में पहली बार आया था। ये डिटेल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये भी पहले पूछा गया है कि बैडमिंटन गेम को पहली बार कब शामिल किया गया। तो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में इसको शामिल किया गया था पहली बार, मैन बैडमिंटन में, वुमेन्स बैडमिंटन। 2024 के जो भी पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें टोटल 5 इवेंट थे बैडमिंटन के। मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरनेशनल में हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दो और आते हैं इसके। बैडमिंटन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम ये किस एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया था। तो बैडमिंटन को पहली बार 1962 एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया था। ये पहले TSSC बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे 1962 के एशियन गेम्स, वहां पे इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था एशियन गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम से पहली बार इसको कब इंक्लूड किया गया? तो 1966 कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको पहली बार इंक्लूड किया गया था। 1966 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो किंगस्टन जमाइका के अंदर हुए थे। तो फर्स्ट पेज पे जो हमारी डिटेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें हमारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में है हमारा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। क्योंकि एक तो ये ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट है वर्ल्ड का, जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन ही ये खेला गया था। तो ये क्वेश्चन ही पहले पूछा गया कि ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सा इंटरनेशनल लेवल पर। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ये हमेशा किस जगह पर खेली जाती है इंग्लैंड में? तो ये हमेशा बर्मिंगम में खेली जाती है इंग्लैंड में। ऑलवेज हेल्ड इन बर्मिंगम इंग्लैंड। कब स्टार्ट हुआ था हमने डिटेल पहले भी पढ़ी पिछली स्लाइड में, 1899 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता था वो थे प्रकाश पादुकोण। 1980 के अंदर इन्होंने इसको जीता था। ये एक वेटरन है हमारे बैडमिंटन के नेशनल लेवल पर भी। आगे चलकर हम इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे कि नेशनल लेवल पर प्रकाश पादुकोण ने कितने नेशनल्स जीते थे, तो उनका रिकॉर्ड है उसमें। तो ये चारों डिटेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन में जब हम देखते हैं ना तो इसमें स्कोर्स दिए जाते हैं। जैसे भाई हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग है किसी प्लेयर की, नंबर 1, नंबर 2, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, और सिमिलरली डबल्स के जब आप देखते हो तो रैंकिंग, तो ये रैंकिंग पॉइंट्स के आधार पर होती है। तो हम जब भी इसमें देखते हैं तो सबसे ज्यादा पॉइंट
होते हैं 1300 पॉइंट, 1300, 1300 पॉइंट मिलते हैं विनर को जब कोई भी या तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीते या समर ओलंपिक्स को जीते। ये दोनों इवेंट हाईएस्ट पॉइंट्स अवार्ड करते हैं, समर ओलंपिक्स और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों के विनर को 1300 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सिमिलरली इसके अलावा चार ऐसे हमारे इवेंट है जिनको बैडमिंटन में सुपर 4000 इवेंट्स कहा जाता है। ऐसे चार इवेंट्स जिसके विनर को 1000 पॉइंट्स अवार्ड करे जाते हैं। जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो इन चारों को जो भी जीतता है, फर्स्ट आता है, उनको 1000 पॉइंट मिलते हैं। और बैडमिंटन में सबसे ज्यादा पॉइंट किस इवेंट को जीतने पर मिलते हैं, तो या तो समर ओलंपिक्स में आपका गोल्ड आया है उसको मिलते हैं 1300 पॉइंट, या फिर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हम आगे पढ़ेंगे उसको जीतने पर 1300 पॉइंट मिलते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बैडमिंटन में वो कौन से सुपर 4000 इवेंट्स माने जाते हैं, ऐसे चार इवेंट जिसमें 1000 पॉइंट अवार्ड किए जाते हैं विनर को। तो एक तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 1000 पॉइंट मिलते हैं विनर को। चाइना ओपन जो जीतता है उसको दिए जाते हैं। मलेशियन ओपन जो जीतता है उसको दिए जाते हैं 1000 पॉइंट। और इंडोनेशिया ओपन जो जीतता है उसको दिए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने टेनिस के अंदर पढ़े थे, सभी को अगर याद हो तो हमने वहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, तो हमने ये सब वहां पर पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पर भी ये चारों इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं पूछने के इस बार। फिर प्लेयर्स गेट हाईएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट प्राइज मनी इन सुपर 1000 टूर्नामेंट्स। तो हाईएस्ट पॉइंट तो मिलते ही हैं, साथ में जितने भी वर्ल्ड में इनके अलावा और कोई टूर्नामेंट होते हैं किसी भी कंट्री में, उन सभी को देखते हुए इनमें सबसे ज्यादा प्राइज मनी भी दी जाती है, हाईएस्ट प्राइज। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इवेंट में आता है थॉमस कप। थॉमस कप और ऊबर कप जो दो यहाँ पर नाम लिखे हैं, ये बैडमिंटन के वर्ल्ड कप माने जाते हैं। थॉमस कप तो मेंस का टीम वर्ल्ड कप माना जाता है, और ऊबर कप को वुमेन्स का टीम वर्ल्ड कप माना जाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये टीम वर्ल्ड कप है। टीम वर्ल्ड कप का मतलब इसमें प्लेयर्स कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इंडिया से पार्टिसिपेशन के लिए गए हैं प्लेयर्स, तो वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए टीम गए हैं, क्योंकि इसमें एक मैच से आप विनर डिक्लेयर नहीं होते। इसमें आपको फॉर्मेट है इसका, आगे पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई थॉमस कप जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1949 में। डिटेल इंपॉर्टेंट है थॉमस कप और ओबर कप में कि ये कब स्टार्ट हुए थे, ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। तो 1949 में थॉमस कप स्टार्ट हुआ था। हर 2 साल में ये खेला जाता है, ये भी डिटेल इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ये है कि जो भी यहाँ पर कंट्री पार्टिसिपेट करती है, उसके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो तभी आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फाइनल, तो उनको ना 5 मैच खेलने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच है इंडिया का और इंडोनेशिया का, तो 5 मैचेस होंगे इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, जिसमें 3 सिंगल्स के मैच खेले जाएंगे और 2 डबल्स के मैच खेले जाएंगे। जो भी 5 में से ज्यादा मैचेस जीतेगा वहां पर वो आगे प्रोसीड कर जाएगा हमारे फिक्सचर में। तो फॉर्मेट होता है, इसमें 5 मैचेस खेलती है कंट्री अपनी अपोनेंट कंट्री के साथ, और जो ज्यादा जीतती है मैचेस वही विनर डिक्लेयर होती है और नेक्स्ट उसमें जाती है। तो 3 सिंगल्स के और 2 डबल्स के मैचेस खेले जाते हैं इस फॉर्मेट में। फिर आता है कि थॉमस कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता था, तो इंडोनेशिया ने जीता है, 14 टाइटल्स इसने जीते हैं। और चाइना जस्ट इसके पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि चाइना ने थॉमस कप में लेट पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो करंट में अगर पूछा जाए मोस्ट टाइटल्स किसने जीते हैं, तो इंडोनेशिया ने जीते हैं थॉमस कप के, 14 बार जीता है इसको। इंडिया ने थॉमस कप को अभी 2022 के अंदर जीता था, और ये इंडियन बैडमिंटन के लिए गोल्डन पीरियड भी माना गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया ने थॉमस कप जीता था, और वो अभी 2022 में ही जीता। नेक्स्ट ऊबर कप को बात करें तो ये वुमेन्स का टीम वर्ल्ड कप माना जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर। हर 2 साल में एक बार ऊबर कप कराया जाता है। सेम फॉर्मेट है, 5 मैचेस का फॉर्मेट है। इस थॉमस कप में वो मेंस का था। थॉमस कप तो जितने भी मैचेस है वो मेंस के हो रहे हैं, 3 सिंगल मैच है तो मेंस खेल रहे हैं, डबल्स के हैं तो उसमें मेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उबर का वुमेन का है तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब वुमेन ही है। तो 5 मैचेस खेले जाएंगे जिसमें 3 सिंगल के और 3 डबल के मैच होंगे। जो कंट्री 5 में से ज्यादा मैच जीतेगी वो अगले राउंड में प्रोसीड कर जाएगी। इसमें मोस्ट टाइटल चाइना के नाम है। उबर कप में 16 बार चाइना ने ये उबर कप जीता है। और उबर कप इंडिया ने भी 2 बार जीता है, 2014 में जीता है और 2016 के अंदर जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिटेल्स। फिर नेक्स्ट आता है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो होती हैं इसके अंदर एक प्लेयर कंट्री को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल भाई सिंगल्स के मैच हो रहे हैं तो उसको 5 मैच नहीं खेलने हैं,
एक आगे अगले राउंड में जाने के लिए। सिंगल्स का मैच चल रहा है, जो जीतता जाएगा वो आगे प्रोसीड करता जाएगा। तो इसको बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता है, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप को। इसमें इंडिविजुअल प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल्स में इंडिविजुअल प्लेयर, डबल्स में प्लेयर्स की टीम, जैसे दो दो प्लेयर। स्टार्ट कब हुआ था बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स? तो 1977 में स्टार्ट हुई थी। यह हर साल कराई जाती है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, हेल्ड एवरी ईयर। तो इसमें दोनों डिटेल इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कितने साल में एक बार कराया जाता है, तो ये एक साल में, एवरी ईयर, हर साल कराया जाता है। इसको सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है बैडमिंटन में। क्यों प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं उनको एक तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो रैंकिंग में वो इनकी मदद करता है आगे प्रोसीड करने में। और जो भी इसको जीतता है उसको हम, सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तो वो वर्ल्ड नंबर वन की रेस में सबसे आगे जा सकता है, तो इसको सबसे कीमती टूर्नामेंट माना जाता है बैडमिंटन। नेक्स्ट जो डिटेल है मैंने आपको बताई दी थी कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप और समर ओलंपिक्स ऑफर्स मोस्ट रैंकिंग पॉइंट। इनको जीतने पर एक प्लेयर को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो जो भी प्लेयर इनको जीतता है वो 1300 पॉइंट उसको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस सिंगल्स में जो जीता है उसको 1300 पॉइंट मिलेंगे। वुमेन सिंगल में जो प्लेयर जीती है उसको 1300 पॉइंट मिलेंगे। जो मेंस डबल्स में टीम जीतेगी उनको 1300 पॉइंट। सिमिलरली वुमेन डबल में उनको 1300 पॉइंट, और जो मिक्स डबल में जीतेगा उनको 1300 पॉइंट। तो इसके अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो फॉर्मेट होता है उसमें 5 टाइप के मैचेस खेले जाते हैं: मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है, और इसमें पांचों कैटेगरीज में विनर निकलते हैं, और उन सभी को उस साल का वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर साल होती है, एवरी ईयर। तो एक इसमें छोटा सा चेंज ये आएगा कि जिस ईयर समर ओलंपिक्स होते हैं उस साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस साल समर ओलंपिक्स होते हैं उस साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में हुई, 2023 में हुई। अब 2024 में समर ओलंपिक्स थे, तो इस साल बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुई, अब वो नेक्स्ट 2025 में हो। क्योंकि 2024 में समर ओलंपिक्स जो जीतेगा उसको 1300 पॉइंट मिलेंगे। तो साल में एक ही बार ऐसा इवेंट कराता है जो बीडब्ल्यूएफ है, कि जिसको जीतने पर 1300 पॉइंट मिले। तो जिन ईयर्स में हमारे समर ओलंपिक्स होते हैं उन ईयर्स में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स नहीं होगी। तो अब जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी वो 2025 में होगी, और कहाँ पे होने वाली है? पेरिस, फ्रांस में। ये डिटेल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वो फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीता है? तो पीवी संधू थी, जिन्होंने 2013 और 15 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें। और ये फर्स्ट इंडियन भी बनी है सी पीवी सिंधु जिन्होंने 2019 के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को अपने नाम किया था, किसमें? वुमेन्स सिंगल्स के अंदर। तो पीवी सिंधु ने 2019 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीता वुमेन सिंगल में, और उससे पहले ये 2 बार मेडल ला चुकी हैं, 2013 और 15 में ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट आता है अब हमारी जो नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें आता है इंडियन गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी बैडमिंटन की? तो इंडियन गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1934। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, कब ये फॉर्म हुई। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर, हेडक्वार्टर्स ऑफ बीएआई। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है बीएआई के? तो हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा करंट में सीएम भी हैं असम के। फिर नेशनल ट्रॉफीज की बात करें तो मेंस नेशनल ट्रॉफी, जो भी मेंस में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतता है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? रहमतुल्ला कप दिया जाता है। तो कई बार इसमें ही पूछ लेते हैं कब ये स्टार्ट हुआ था रहमतुल्ला कप, तो 1934 से इसको देना स्टार्ट किया था। तो मेंस नेशनल ट्रॉफी रहमतुल्ला कप है, और वुमेन्स नेशनल ट्रॉफी चड्डा कप है। ये दोनों चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी गेम में मैंने नेशनल ट्रॉफीज कराई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हमारे जो नेशनल लेवल पर है उसमें फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन रहे हैं? तो एन नटेकर को कहा जाता है। 1961 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, और पूरा नाम है इनका नंदू नटेकर। फिर फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी अगर बैडमिंटन में देखें तो एस एम आरिफ है, 2000 के अंदर इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। फिर बैडमिंटन के अंदर एक रिकॉग्नाइज नेम, जिनको कि हम पुलेला गोपीचंद के नाम से जानते हैं। ये इकलौते ऐसे बैडमिंटन अवार्डी हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी जीता है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिला है, और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तीनों अवार्ड इनको मिले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा ऐसा पर्सन है जिन्होंने ये तीनों अवार्ड जीते हैं। तो पुलेला गोपीचंद।
नेक्स्ट दो नेम्स आते हैं, अपर्णा पोपट और मीना शाह। जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, प्रकाश पादुकोण जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी 1980 में, वो पहले इंडियन थे ऐसा करने वाले। तो अपर्णा पोपट भी एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर रही है। इनका क्वेश्चन पहले पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम्स में कि ये किस गेम से रिलेट करती हैं। सिमिलरली मीना शाह के लिए भी पूछा गया है। तो दोनों ही बैडमिंटन से रिलेट करते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलकर हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे अपर्णा पोपट ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स 9 बार जीती हैं लगातार, तो अपने आप में ये रिकॉर्ड है बैडमिंटन के अंदर। और मीना शाह जो है ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। सिर्फ बैडमिंटन में ही नहीं, किसी भी गेम में अगर आप देखोगे तो मीना शाह वॉज द फर्स्ट फीमेल एथलीट जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। इनको 1962 में अर्जुन अवार्ड मिला था। ये डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपर्णा पोपट और मीना शाह किससे रिलेट करती है, तो दोनों ही बैडमिंटन गेम से रिलेट। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर बैडमिंटन की डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम कोर्ट को समझते हैं। जब बैडमिंटन कोर्ट को देखते हैं तो उसके अंदर ये जो होती है ये हमारी साइड लाइन कहलाती है। मैं साइड लाइन पे एस लिख रहा हूँ। और ये जो है ये हमारी एंड लाइन कहलाती है। ये हमारी एंड लाइन। ये जो साइड लाइन होती है ये साइड लाइन सिंगल्स और डबल्स के अंदर चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जो जब हम डबल्स का मैच देखते हैं तो डबल्स के मैच में फुल कोर्ट होता है, पूरा का पूरा कोर्ट यूज होता है, उसमें साइड लाइन यही रहती है हमारी दोनों तरफ से। ये रही साइड लाइंस। लेकिन जब सिंगल्स के मैच होते हैं तो साइड लाइन ये अंदर वाली लाइन बन जाती है। इस लाइन को हम साइड लाइन उसमें मान, दोनों तरफ से ये हमारी साइड लाइन। उसके बाद जब भी आप बैडमिंटन कोर्ट को देखते हैं तो उसके सेंटर में आपको नेट नजर आएगी। जैसे इसके डॉटेड लाइन ही आपको नजर आ रही है, बैडमिंटन में नेट है। नेट से जैसे ही हम दोनों तरफ चलेंगे तो दोनों तरफ चलते ही हमारे पास ये वाली लाइन सामने आती है, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी। इसको बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस लाइन कहा जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये शॉर्ट सर्विस लाइन। जब भी बैडमिंटन में हम सर्विस कराते हैं तो अल्टरनेट सर्विस होती है। फॉर एग्जांपल राइट साइड से अगर प्लेयर सर्विस करा रहा है तो उसको सर्विस करानी पड़ेगी अपोनेंट के लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड से अगर वो इधर से सर्विस करा रहा है तो उसको अपोनेंट के राइट कोर्ट में सर्विस करानी है। ये तो क्रॉस में सर्विस होती है। जब भी हम सर्विस कराते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारी टीम ए है और ये हमारी टीम बी है। तो प्लेयर ए जब भी सर्विस कराएगा तो उसको सर्विस तभी उसकी लीगल मानी जाएगी, या उसको तभी मानी जाएगी जब वो शॉर्ट सर्विस लाइन के पार सर्व कराएगा। अगर सर्विस वो कराता है और शॉर्ट सर्विस लाइन से पहले ही शटल कॉक गिर जाती है तो पॉइंट जो है वो रिसीवर टीम को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर ए सर्विस करा रहा था, उसने सर्विस कराई और जो शटल कॉक है वो शॉर्ट सर्विस लाइन से पहले ही गिर जाए सर्विस के दौरान, तो वो पॉइंट किसको मिल जाएगा, प्लेयर बी को मिल जाएगा। तो शॉर्ट सर्विस लाइन के पीछे से सर्विस कराई जाती है और जब भी सर्विस कराते हैं तो प्लेयर को शॉर्ट सर्विस लाइन को क्रॉस करना जरूरी है। अगर नहीं करेगा तो पॉइंट दूसरी टीम को मिल जाएगा। दूसरा आता है, इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम तो आपको एक और लाइन नजर आएगी कोर्ट में, ये वाली लाइन जो जिसको मैं थोड़ा सा भी डार्क बना रहा हूँ। इसको बोला जाता है लॉन्ग सर्विस लाइन। जब आप डबल्स का मैच देखते हो तो डबल्स के मैच के अंदर ड्यूरिंग द सर्विस, मैं रिपीट करूंगा, सिर्फ ड्यूरिंग द सर्विस हमारा जो कोर्ट होता है वो छोटा हो जाता है लेंथ में। सपोज टीम बी सर्विस कर रही है, डबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी डबल्स का मैच होगा टीम बी सर्व कर रही है तो वो सर्विस कहां तक कर सकती है, उसको सर्विस लॉन्ग सर्विस लाइन से पहले तक करनी होगी। यही एंड लाइन बन जाती है ड्यूरिंग द सर्विस। ये लॉन्ग सर्विस लाइन जब भी आप सर्विस करते हो तो उस समय ये एंड लाइन कंसीडर करी जाती है। अगर टीम बी ने सर्विस कराई और सर्विस इसके पीछे चली जाए यहाँ पर तो पॉइंट किसको मिल जाएगा, टीम ए को मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको लॉन्ग सर्विस लाइन कहा जाता है और ये सिर्फ डबल्स में एक्टिवेट होती है। सिंगल्स के अंदर पूरा का पूरा जो लेंथ होती है ग्राउंड की वो सर्विस में भी और ड्यूरिंग द मैच सेम रहती है। डबल्स के अंदर सिर्फ ड्यूरिंग द सर्विस जो ग्राउंड की लेंथ है वो छोटी हो जाती है। ड्यूरिंग द सर्विस लॉन्ग सर्विस लाइन तक ही आपको सर्व करानी होगी। जैसी फॉर एग्जांपल सर्विस अगर लीगल करी है, मैच रैली स्टार्ट हो गई है, तो अब एंड लाइन रैली के दौरान ये बन जाएगी पीछे वाली जो हमारी नॉर्मल एंड लाइन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए। तो कोर्ट में यही है। इसके अलावा हम नेट की डायमेंशंस भी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें डायमेंशंस हमारी।
सबसे पहले आता है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। तो सिंगल्स में 44 बाई 17 फीट की होती है। फीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। तो 44 बाई 17 फीट, लेंथ 44 फीट है सिंगल्स में कोर्ट की, और ब्रेड्थ है हमारी 17 फीट। डबल्स में जब हम देखते हैं तो यही हमारी हो जाती है 44 बाई 20 फीट, 44 लेंथ, और ब्रेड्थ हो जाती है 20 फीट, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैडमिंटन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अगर कोर्ट है, तो सिंगल्स क्या जब भी मैचेस होते हैं तो उस कोर्ट की ब्रेड्थ छोटी हो जाती है, ये हमारी साइड लाइन बन जाती है दोनों तरफ। और डबल्स के अंदर फुल ब्रेड्थ यूज होती है कोर्ट की, यही हमारी साइड लाइन्स होती है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ शॉर्ट सर्विस लाइन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से शॉर्ट सर्विस लाइन कितनी दूर होती है? तो सेंटर से शॉर्ट सर्विस लाइन दूर होती है हमारी 6 फीट 6 इंच। इसकी डायमेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है डबल्स में जब भी हम देखते हैं तो डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग सर्विस लाइन फ्रॉम द एंड लाइन। जो हमारी लॉन्ग सर्विस लाइन है उसका एंड लाइन से कितनी दूरी है? तो ये लॉन्ग सर्विस लाइन थी हमारी, और ये हमारी एंड लाइन है कोर्ट की, तो इसके बीच में डिस्टेंस पूछा है एंड लाइन से कितनी आगे होती है, तो 76 सेंटीमीटर या 30 इंच। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है हमारी। फिर नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन द साइड लाइन्स ऑफ सिंगल्स एंड डबल्स कोर्ट। जैसे सिंगल्स और डबल्स कोर्ट के अंदर साइड लाइन चेंज होती है, तो कितना डिस्टेंस होता है साइड लाइन में? तो फॉर एग्जांपल जो हमारा ये कोर्ट है, तो ये तो सिंगल्स की साइड लाइन है और ये डबल्स की साइड लाइन है, तो इसका डिस्टेंस पूछा है कि कितनी दूर होती है ये। तो ये कितनी दूर होती है? 46 सेंटीमीटर या फिर 1.5 फीट दूर होती है। नेक्स्ट आता है जितनी भी बैडमिंटन कोर्ट पर लाइंस खिंची होती है उनकी विड्थ कितनी होती है, सभी लाइंस की चौड़ाई कितनी होती है? तो या तो इसको आप 4 सेंटीमीटर कह सकते हो या फिर 40 mm कह सकते हो। तो इसकी डायमेंशंस लगभग सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम डायमेंशन है बैडमिंटन में। नेक्स्ट आता है भाई सीलिंग हाइट कितनी होती है। तो बैडमिंटन कोर्ट में भी सेम है हमारे बास्केटबॉल की तरह कि मिनिमम सीलिंग की हाइट 7 मीटर होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बैडमिंटन में पोल्स की बात करते हैं और नेट की बात करते हैं। तो हाइट ऑफ द नेट फ्रॉम द ग्राउंड इन सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नेट है, तो एक तो इधर ये पोल्स पे ये नेट लगा हुआ है दोनों तरफ। तो जब सेंटर की हम बात करते हैं तो सेंटर में ये 5 फीट ऊंचा होता है हमारा नेट। ग्राउंड से कितना ऊंचा होता है सेंटर में? इंपॉर्टेंट है ये डिटेल कि सेंटर में कितना ऊंचा है, और जब नेट को कॉर्नर से देखते हैं तो कितना ऊंचा है। तो सेंटर में ये होता है 5 फीट ऊंचा, ग्राउंड से 5 फीट ऊंचा या 152 सेंटीमीटर। इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर में भी पूछी गई है पहले। फिर नेक्स्ट आता है हाइट ऑफ द ग्राउंड इन द कॉर्नर। कॉर्नर में कितनी हो जाती है नेट की हाइट? तो कॉर्नर में इसकी हाइट 5 फीट 1 इंच, 1 इंच बढ़ जाती है क्योंकि जब दोनों तरफ से पोल पे इसको बांधा जाता है नेट को, तो सेंटर में ये थोड़ा सा नीचे लटक जाता है, तो 5 फीट इसकी लंबाई रह जाती है सेंटर में। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ दोनों तरफ बढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर जाकर इसकी पोल्स पे हाइट नेट की हो जाती है 5 फीट 1 इंच और 155 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायरेक्टली हमसे पोल्स की हाइट भी पूछी गई है कि भाई जिन पोल्स का इस्तेमाल नेट को बांधने के लिए करते हैं बैडमिंटन में, उन पोल्स की हाइट कितनी होती है ग्राउंड से? तो इनकी हाइट थी 5 फीट 1 इंच होती है या फिर 155 सेंटीमीटर। ये जो तीनों डिटेल है ना ये काफी बार पहले पूछी गई है, तीनों डिटेल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बैडमिंटन रैकेट की आती है। तो बैडमिंटन रैकेट की लेंथ 27 इंच और मैक्सिमम पूछे तो 680 mm तक ही जा सकती है। वेट ऑफ द रैकेट जनरली 83 से लेके 100 ग्राम के बीच में रहता है। और अगर इसको आउंसेस में बात करते हैं तो 4 से 5 आउंसेस। आउंसेस की शॉर्ट फॉर्म ओ जेड हम लिखते हैं, तो आउंसेस की जगह अगर ओ जेड लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब आउंसेस ही। और अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले वेट ऑफ द रैकेट, फॉर एग्जांपल कि भाई 3 4 2 5, तो मैक्सिमम पे आप हमेशा जाते हो। ये हमेशा मैंने पहले भी बताया है कि कोई डायमेंशन ऐसी पूछ ली कि वेट बता दो, और है तो वेट की एवरेज सिमिलरली हमारे लेंथ की भी एवरेज होती है कि इतने से इतने तक होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट पूछे तो फिर हम मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। तो वेट ऑफ द रैकेट अगर पूछा जाए एग्जैक्ट तो फिर 5 आउंसेस, और रेंज पूछे तो 4 से 5 आउंसेस। शटल कॉक में आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेदर्स का क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शटल कॉक में 16 फेदर्स होते हैं। कई बार रेंज में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो रेंज होती है 14 से 16, 14 भी हो सकती है 16 भी हो सकती है, लेकिन BWF के जो इंटरनेशनल मैचेस है उसमें 16 फेदर्स होते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, रेंज भी पूछी और एग्जैक्ट भी। फिर लेंथ ऑफ द फेदर बात करें तो आपको शटल कॉक दिखेगी यहाँ पर। लेंथ ऑफ द फेदर कितनी है? 62 से लेके 70 mm तक है ये।
और इंचेस में देखोगे तो 2.5 से लेके 2.75 इंचेस। फिर वेट ऑफ द शटल कॉक, वेट ऑफ द शटल कॉक भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें एक तो टोटल नंबर ऑफ फेदर सबसे इंपॉर्टेंट है शटल कॉक में, और इसका वेट। तो इसका वेट है 4.74 से लेके 5.50 ग्राम। तो 4.74 से 5.50 ग्राम शटल कॉक का वेट है। फिर नेक्स्ट आता है कॉर्क का डायमीटर। ये डायमेंशन अभी करंट में इंपॉर्टेंट है, इसके एक दो जगह क्वेश्चंस आए हैं कि भाई कॉर्क का डायमीटर बता दो टॉप से और बॉटम से। तो आप इमेज में देखोगे तो बॉटम में हमारा है 25 से लेके 28 mm, और टॉप से देखते हो तो कितना है इसका डायमीटर, 58 से लेके 68 mm। तो ये थी हमारी डायमेंशंस ऑफ बैडमिंटन। बेटा डायमेंशंस ऑफ बैडमिंटन के क्वेश्चन काफी बार पहले आए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। नेक्स्ट आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ बैडमिंटन। तो सभी गेम्स में जब आप कंपेयर करते हो ना, तो बैडमिंटन के रूल्स सबसे आसान है। जैसे जब भी बैडमिंटन का मैच खेला जाता है तो इसके अंदर 3 सेट खेले जाते हैं एक बैडमिंटन के मैच में, जिनको 3 सेट या 3 गेम हम कहते हैं। और ये तीनों सेट 21 पॉइंट के होते हैं। जो भी तीन में से 2 सेट जीत जाता है वही विनर डिक्लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेट स्टार्ट होती है जब भी स्कोर 20-20 हो जाता है। स्कोर 20-20 हो जाता है तो उसके बाद जो भी प्लेयर पहले लगातार 2 पॉइंट स्कोर करेगा वो विनर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20-20 स्कोर है तो हम कह रहे थे कि 21 पॉइंट का एक सेट होता है। तो अगर 20-20 बराबर है तो 21 पे विनर डिक्लेयर नहीं होगा, वहां पर लगातार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे प्लेयर। तो या तो 22-20 से वो जीतेगा, 21-23 से जीत सकता है, 24-22 से जीत सकता है। और फॉर एग्जाम्पल एक और सिचुएशन बनती है कि कोई भी प्लेयर ना 20-20 होने के बाद लगातार 2 पॉइंट जीत ही नहीं पा रहा है, दोनों एक एक पॉइंट जीत रहे हैं। ऐसा करते करते स्कोर 29 ऑल तक चला गया। तो अगर 29 ऑल तक स्कोर चला जाता है उसके बाद जो भी पहले 30वां पॉइंट स्कोर करता है उसी को हम विनर डिक्लेयर करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल पहला सेट हमारा 21 पॉइंट का था, या पहला सेट जब हमारा खत्म होता है तो अगले सेट में सर्विस किसको मिलती है, तो सर्विस उसको मिलेगी जिसने वो सेट जीता है। तो जो साइड या जो प्लेयर उस गेम को या उस सेट को जीत रहा है वही नेक्स्ट गेम में पहली सर्विस करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, जब भी एक सेट स्टार्ट हुआ, एक गेम स्टार्ट हुआ बैडमिंटन का जो कि 21 पॉइंट का होता है हमारा, तो उसमें जब भी पहले जो भी प्लेयर 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा, फॉर एग्जांपल स्कोर 11-6 है, तो जिस भी प्लेयर ने पहले 11 पॉइंट स्कोर कर लिए, जैसे ही 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा एक भी प्लेयर, तो उसमें के बाद 1 मिनट का इंटरवल दिया जाता है, 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। करंट में ना इंटरवल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन में। तो किसी भी सेट में जब भी प्लेयर खेल रहे हैं और जो भी पहला 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा तो 1 मिनट का इंटरवल ब्रेक मिलता है। फिर जब सेट कंप्लीट हो जाता है, जैसे एक सेट किसी प्लेयर ने जीत लिया, तो जब दूसरा सेट आप खेलोगे तो पहले सेट और दूसरे सेट के बीच में 2 मिनट का इंटरवल ब्रेक दिया जाता है, 2 मिनट का गैप दिया जाता है। सेकेंड्स में भी इसको पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो दो गेम या दो सेट के बीच में जो गैप होता है हमारा वो 2 मिनट का होता है। और जब भी किसी सेट को खेलते समय, गेम को खेलते समय पहले 11 पॉइंट हो जाते हैं तो 1 मिनट का इंटरवल ब्रेक दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे हम फॉर एग्जांपल भाई हम थर्ड गेम तक पहुंचे, फर्स्ट गेम या फर्स्ट सेट प्लेयर ए ने जीत लिया और दूसरा गेम या दूसरा सेट जीत लिया प्लेयर बी ने, तो अब हम तीसरे गेम की तरफ पहुंचे जो कि डिसाइडिंग गेम या डिसाइडिंग सेट भी होगा हमारा वहां पर। तो जैसे ही 11 पॉइंट जो भी लीडिंग स्कोरर होगा, जैसे ही कोई भी स्कोरर पहले 11 पॉइंट स्कोर कर लेगा तो उस दौरान याद रखना है सिर्फ थर्ड गेम या थर्ड सेट के दौरान ही होता है। जिसने पहले 11 पॉइंट स्कोर कर लिए तो उसके बाद 1 मिनट का इंटरवल ब्रेक तो मिल ही रहा है, और उस दौरान साइड्स को भी चेंज कर दिया जाता है। तो प्लेयर अपनी साइड को भी बदल लेंगे। नेक्स्ट सर्विस के रूल्स आते हैं। तो बेसिक रूल ये थे हमारे बैडमिंटन के, इसके अलावा सर्विस के रूल्स होते हैं। सिंपल रूल है बिल्कुल सर्विस के, जैसा मैंने आपको बताया था। रफ इमेज में कोर्ट के यहाँ पर बना रहा हूँ। ये बीच में हमारा नेट हो गया। तो मैं एल और एस लिख रहा हूँ। एल मतलब लेफ्ट साइड ऑफ सर्विस, और आर का मतलब राइट साइड ऑफ द कोर्ट, यहाँ से सर्विस कर।
तो सर्विस सिंगल्स और डबल्स में सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न चेंज होता है, बेसिक रूल दोनों में ही सेम है। जैसे सर्विस जब भी स्टार्ट होती है, स्कोर 0-0 है। तो जिस भी प्लेयर को सर्विस, टॉस जीतकर जिसने सर्विस ली है, तो वो सर्व जब भी करता है, तो जब 0-0 का स्कोर होता है, हमेशा सर्विस राइट साइड ऑफ द कोर्ट से शुरू करी जाती है, पहला पॉइंट। सिंगल्स हो या डबल्स हो, दोनों का ये रूल है। तो राइट साइड से सर्विस स्टार्ट करी जाएगी जब 0-0 का स्कोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टीम ए है हमारी, ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है इस तरफ। तो प्लेयर ए जो है हमारा, उसने पहला पॉइंट जीत लिया, तो स्कोर हो गया है 1। प्लेयर ए का प्लेयर बी का हो गया है 0। तो अब इसका स्कोर ऑड में आ गया। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जब भी स्कोर ऑड में होता है तो लेफ्ट साइड से सर्विस करनी होती है, जब भी स्कोर इवन में होता है तो राइट साइड से सर्विस करनी पड़ती है। 1-0 हो गया, प्लेयर ए ने सर्विस स्टार्ट करी थी, यही उस रैली को जीत गया, इसको 1-0 स्कोर हो गया। तो जैसे ही 1-0 हुआ तो इसका स्कोर आ गया ऑड में 1। तो अब इसको लेफ्ट साइड से सर्विस करानी पड़ेगी। सपोज ये एक और पॉइंट जीत गया तो स्कोर हो गया 2-0। ए का 2, बी का 0। तो अब 2 क्या है, एक इवन नंबर है, अब ये दोबारा राइट साइड पे आ जाएगा, यहाँ से सर्विस कराएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बी ने जीत लिया, तो स्कोर हो गया 2-1। बी के पास सर्विस चलेगी, जो जीतता है पॉइंट उसके पास सर्विस जाती है बैडमिंटन। तो जैसे ही बी का हो गया 2-1, 1 पॉइंट है बी के, तो बी का नंबर है अल्टरनेट, सॉरी, बी का नंबर है ऑड, तो ये लेफ्ट साइड से सर्व कराएगा। किससे सर्व कराएगा ये? लेफ्ट साइड से सर्व कराएगा, तो ये अपनी लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट करेगा। तो यही बैडमिंटन में सिंगल्स में प्रॉपर रूल यही है हमारे सर्विस की। दूसरा आता है हमारे डबल्स में सर्विस की। जब हम बात करते हैं तो डबल्स के अंदर हमारी टीम है डबल्स की। तो जब भी डबल्स का मैच होगा तो सर्विस यही सेम रहती है। 0-0 का स्कोर है तो प्लेयर राइट साइड से सर्विस स्टार्ट कराएगा। तो इसने प्लेयर ने राइट साइड से सर्विस स्टार्ट कराई, 0-0 पर हमेशा यहीं से स्टार्ट कराते हैं। इसने सर्विस कराई लेफ्ट साइड पर, जो प्लेयर खड़ा था, स्कोर हो गया 1-0, टीम ए ने ही ये पॉइंट जीत लिया। अब ये प्लेयर हैं जो रिसीविंग साइड है, टीम बी, ये सर्व को रिसीव कर रहे हैं, और सर्विंग साइड है टीम ए। टीम ए ने स्टार्ट करा था राइट साइड से, 0-0 पे स्टार्ट करा था, यही पॉइंट जीत गए, तो स्कोर हो गया 1-0। तो ये वाला प्लेयर जो सर्व कर रहा था ना, ये तो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट वाला प्लेयर आ जाएगा राइट साइड पे। अब ये सेम प्लेयर लेफ्ट साइड से सर्विस कराएगा। बस ये ध्यान रखना है, जो रिसीवर होते हैं वो अपने साइड को चेंज नहीं कर सकते, रिसीवर साइड को चेंज नहीं कर सकता। अगर जो सर्विस करा रहा है वही टीम लगातार पॉइंट जीतती रहती है, तो जो प्लेयर सर्व करा रहा है ना, वो अल्टरनेट इस पर जाता रहेगा, साइड्स पर, और सर्व कराता रहेगा। 1-0 था तो ये लेफ्ट साइड पर जाके सर्विस कराई। सपोज टीम ए ही दोबारा जीत गई, तो सेम सर्वर राइट साइड पर आ जाएगा, यही सर्विस कराएगा। अब स्कोर हो गया 3-1, 3-0। तीसरा भी यही जीत गए, तो अब यही सेम सर्वर लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, ये पोजीशन को नहीं हिला रहे, रिसीवर्स वहीं पर है। तो अब फॉर एग्जाम्पल 3-1 हो गया, यहाँ से इसने 3-0 है तो सर्विस इसने लेफ्ट से कराई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जीत लिया टीम बी ने, 3-1 हो गया यहाँ पर स्कोर। अब क्या होगा, 3-1, तो ऑड है। तो इस दौरान जो भी ऑड नंबर पर, ऑड मतलब जो लेफ्ट साइड होती है वो ऑड का नंबर होता है, राइट साइड मतलब इवन वाला। तो 3-1 हो गया, जो भी प्लेयर रिसीवर लेफ्ट पे खड़ा था ना, ये सर्विस कराया, क्योंकि 1 स्कोर है, इवन स्कोर है। अब ये जब सर्विस करा रहा है तो ये टीम ए रिसीवर साइड हो गई है, ये अपनी साइड को चेंज नहीं करेंगे, सर्विस के दौरान जो प्लेयर जहां पर मौजूद था उसकी वही पोजीशन बनी रही। तो बस एक ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होती है कि रिसीवर साइड डबल्स में चेंज नहीं होती। सर्वर जो होता है अगर लगातार पॉइंट जीतता है तो वो पॉइंट्स के अनुसार, 1 है तो लेफ्ट साइड पर जाकर सर्विस कराएगा, और 2 है तो राइट साइड पर आ गया, तो इसी तरीके से ऑड इवन में वो चेंज करते रहे। तो ये थे हमारे सर्विस के रूल। तो इंपॉर्टेंट है, सर्विस के रूल के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में जो टोटल कार्ड्स हैं हमारे 3 होते हैं। तो 3 कार्ड्स होते हैं, येलो कार्ड, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो सबसे पहली डिटेल तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने कार्ड होते हैं, तो 3 कार्ड होते हैं यहाँ पर, येलो, रेड और ब्लैक। येलो कार्ड प्लेयर को वार्निंग देने के लिए दिया जाता है, प्लेयर को या पेयर को जिसने रूल तोड़ा है बैडमिंटन, और एक मैच में एक बार ही येलो कार्ड दिया जाता है। फिर रेड कार्ड आता है, रेड कार्ड तब दिया जाता है जब ना प्लेयर को कोई वार्निंग दी जा रही है, जैसे वो कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है कोर्ट के ऊपर, तो उसको जो हमारे एम्पायर है उन्होंने
वार्निंग दे दी, फिर दूसरी बार भी वार्निंग दी जाती है उसको कि आप ये चीज मत कीजिए। और अगर वो तब भी उसको रिपीट करता है थर्ड टाइम, तो तीसरी बार उसको वार्निंग के साथ साथ रेड कार्ड दिया जाता है और उस प्लेयर को मैच से बाहर कर दिया जाता है, या उस प्लेयर को पूरे को। फिर ब्लैक कार्ड आता है। ब्लैक कार्ड तब एक प्लेयर को दिया जाता है जब वो कोई सीवियर फाउल करता है। फॉर एग्जाम्पल, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है प्लेयर्स ऑफिशियल्स के साथ, जो उनके साथ लड़ाई कर रहा है, तो उसमें डायरेक्ट ब्लैक कार्ड दे दिया जाता है प्लेयर को और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है गेम से। तो येलो, रेड और ब्लैक कार्ड, तीन कार्ड इसके अंदर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, टोटल ऑफिशियल्स की बात करें तो 6 ऑफिशियल्स होते हैं इसके अंदर हमारे बैडमिंटन के सिंगल्स मैच में। या हमसे नॉर्मली अगर पूछा जाए बैडमिंटन में कितने ऑफिशियल होते हैं, तो हम कहते हैं 6। और ये डिटेल किसके लिए है? सिंगल्स के लिए होती है 6। तो एक अंपायर, एक स्कोरर और 4 लाइन्समैन या 4 लाइन जजेस होते हैं, जो लाइन के पास खड़े होते हैं दोनों हमारी एंड लाइंस पर, और ये देखते हैं कि शटलकॉक अंदर गई है या बाहर गई। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन जजेस तो हमारे सिंगल्स में 4 रहते हैं, और यही नंबर ऑफ लाइन जजेस डबल्स मैच में कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो अगर हमसे टोटल ऑफिशियल्स पूछते हैं तो 6 है बैडमिंटन मैच में। पर्टिकुलरली सिंगल्स करके पूछेंगे तो भी 6 ही रहेंगे, और डबल्स के मैच के अंदर ये संख्या बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि वहां पर हमारे जो नंबर ऑफ लाइन जजेस हो जाते हैं वो 6 हो जाते हैं। तो 6 लाइन जजेस, एक स्कोरर और एक अंपायर, तो वहां पर डबल्स मैच में 8 हो जाए। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैडमिंटन से रिलेटेड, जैसे बैडमिंटन में टोटल कितनी लॉज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। टोटल लॉज इन बैडमिंटन, कुछ ही गेम्स में लॉज लिखवाई है, जैसे क्रिकेट में 42 लॉज होती हैं, लिखवाया था। फुटबॉल के अंदर 17 लॉज होती हैं, वो लिखवाया था। और बैडमिंटन में कितनी लॉज होती हैं? 27। फिर मैंने बताया था अपर्णा पोपट और प्रकाश पादुकोण का पहले भी, कि अपर्णा पोपट और प्रकाश पादुकोण दोनों ही वेटरन रहे हैं इंडियन नेशनल बैडमिंटन में। अपर्णा पोपट ने वुमेन सिंगल का टाइटल लगातार 9 बार जीता है, और इन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया था प्रकाश पादुकोण का। इससे पहले प्रकाश पादुकोण ने मेंस सिंगल्स में लगातार 9 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपर्णा पोपट और प्रकाश पादुकोण, ये दोनों ही सीनियर नेशनल्स लगातार 9 बार जीत चुके हैं। और जो अपर्णा पोपट थी, उन्होंने 1997 से लेके 2006 के बीच में ऐसा किया था, लगातार 9 बार जब जीता। ये पॉइंट ही मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश पादुकोण के रिकॉर्ड की बराबरी करी थी अपर्णा पोपट ने, जिन्होंने लगातार 9 बार सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। उससे पहले प्रकाश पादुकोण ऐसा कर चुके थे। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टाइटल। बैडमिंटन में वर्ल्ड टाइटल जब किसी प्लेयर को दिया जाता है तो उसका मतलब होता है वो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है। तो इंडिया में वो पहला प्लेयर कौन था जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता था, मतलब वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर आए थे? वो तो प्रकाश पादुकोण थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 हुए थे। और वुमेन कैटेगरी के अंदर बात करते हैं तो पहली बार वुमेन टाइटल, वर्ल्ड टाइटल सानिया नेहवाल को मिला था। ये फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल हासिल किया था रैंकिंग्स में बैडमिंटन। फिर बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप्स की हम बात करते हैं तो ये हमने पॉइंट बीडब्ल्यूएफ में भी डिस्कस किया था कि पीवी संधू पहली वो प्लेयर बनी थी जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी 2019 के अंदर वुमेन सिंगल्स में। नेक्स्ट, मीना शाह। मीना शाह का भी हमने जिक्र किया था। ये पहली फीमेल एथलीट थी इंडिया की जिन्होंने, फर्स्ट लेडी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ये बैडमिंटन से रिलेट करती थी, बैडमिंटन की वेटरन प्लेयर रही है, और 1962 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। और ये फर्स्ट लेडी थी किसी भी गेम में जिनको अर्जुन अवार्ड मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आती है अनदर नेम ऑफ शटलकॉक। शटलकॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो बर्डी के नाम से इसको जाना जाता है। और फिर एशियन गवर्निंग बॉडी है। इसमें एशियन गवर्निंग बॉडी को हम पढ़ते हैं आमतौर पर, सभी गेम्स में इनको नहीं पढ़ते। तो एशियन गवर्निंग बॉडी में बीएसी इसकी गवर्निंग बॉडी है, बैडमिंटन एशियन कन्फेडरेशंस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। बीच में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब दोबारा करंट में कुआलालंपुर मलेशिया में ही ये शिफ्ट हो गए। तो यही हमारी बैडमिंटन की डिटेल्स थी। थैंक यू।